बॉडी और स्लिम फिगर पाने की चाहत भला कौन नहीं करता। इसके लिए लोग जिम जाकर और घंटों तक एक्सरसाइज कर खूब पसीना भी बहाते हैं। लेकिन हमारी मौजूदा जीवन शैली कुछ ऐसी बन चुकी है कि लोगों के पेट और कमर का साइज लगातार बढ़ता जा रहा है। हम अपने आसपास ऐसे लोगों को बड़े आराम से देख सकते हैं जिनकी कमर कमरा और पेट मटका बन चुकी है। उनकी थुलथुल काया धरती पर बोझ बढ़ा रही है। दरअसल ओबेसिटी यानी मोटापा एक ऐसा अभिशाप है जो शारीरिक स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरे पैदा कर सकता है। नमस्कार, मैं निधि आप सभी का स्वागत करती हूँ आरोग्य में। तो चलिए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और स्वागत करते हैं अपने वैद्य दीपक कुमार जी का। वैद्य जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए जानते हैं वैद्य जी से कि कैसे बन सकता है बिना मोटापे वाला हमारा एक आदर्श जीवन। तो वैद्य जी, आजकल हम देखते हैं कि मोटे लोगों का दायरा बढ़ता ही जा रहा है और हद तो ये है कि छोटे छोटे उम्र के बच्चे तक मोटे हो रहे हैं। तो आप क्या कहेंगे, ऐसा क्यों हो रहा है? निधि जी, आज के समय में बैठक का काम हो गया बहुत ज़्यादा और फिजिकल वर्क बहुत घटता जा रहा है। पहले हम देखते थे कि बच्चे ग्राउंड्स में या गलियों में बहुत खेलते थे, लेकिन अब उनके खेल का दायरा सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर या मोबाइल पे हो गया। फिजिकल वर्क है नहीं, पूरे दिन पढ़ाई या कंप्यूटर मोबाइल और खाना, उसके बाद सो जाना। यही हाल आदमियों का हो गया। पहले लोग साइकिल चलाते थे, 1-1.5 किलोमीटर तो पैदल ही जाते थे, लेकिन अब सबके पास स्कूटर मोटरसाइकिल हो गई। तो फिजिकल वर्क बिल्कुल नहीं रहा। जो रहा मानसिक कार्य बहुत ज़्यादा हो गया, जिसके कारण हमारे हार्मोन्स बिगड़ने लगे। आप ये देखेंगे कि पहले थायराइड की दिक्कत कितने लोगों को होती थी, अब कितनों को होने लगी। डायबिटीज़ पहले ये अमीरों की बीमारी मानी जाती थी, लेकिन आज मैं ये देख रहा हूँ कि काश्तकार किसानों के अंदर भी ये बीमारी होने लगी और ये बीमारियाँ बहुत तेज़ी से अपना पैर पसार रही हैं। इतना कहूँगा कि दूषित खान पान के कारण हमारी चाहे थायराइड की दिक्कत हो, थायराइड का अल्पस्राव हो, या पिट्यूटरी ग्लैंड्स का अल्पस्राव हो, या पैनक्रियास का अल्पस्राव हो, या एडिनल ग्रंथि का बहुत ज़्यादा स्राव हो, तो हम ये देखते हैं हमारी जितनी भी ग्रंथियां हैं सब डिस्टर्ब हो गई, जिसके कारण ये दिक्कतें बहुत तेज़ी से अपना पैर पसार रही हैं। आपने थुलथुल काया के लिए कहा, मैं एक बात और कहता हूँ। आयुर्वेद की दृष्टि से अष्टनिंदनीय पुरुष यानी कि 8 प्रकार के पुरुष निंदनीय माने गए। बहुत ज़्यादा मोटा, बहुत ज़्यादा पतला, बहुत ज़्यादा गोरा, बहुत ज़्यादा काला, बहुत ज़्यादा लंबा, बहुत ज़्यादा छोटा, या बहुत ज़्यादा बाल वाला या बहुत कम बाल वाला। इस प्रकार के जो 8 निंदनीय पुरुष हैं, समाज की दृष्टि से भी और शारीरिक दृष्टि से भी हे माने जाते हैं। और इनके लिए मैं इतना ही कहूँगा कि इनसे बचने का जितना प्रयोग आप कर सकते हैं करना चाहिए। थोड़ा फिजिकल वर्क जरूर करना चाहिए। दूसरा, हमारे आयुर्वेद का एक श्लोक है, रसांद्रक ततो मास मासान मेद प्रजायते मेदोस्ति ततो मज्जा मज्ज सुकृतु जायते। यानी कि हम जो भी कुछ खाते हैं उससे बनता है रस, रस से रक्त, रक्त से मांस और मांस से मेद। अधिकतर मेद पे आकर के हमारी चेन रुक जाती है। आगे की जो चेन है अस्थि मज्जा शुक्र, ये कमज़ोर पड़ने लगती है। तो मेद पे चेन आने के बाद हम देखते हैं कि शरीर तेज़ी से फूलने लगता है। तो हमें इस तरह का प्रयोग करना चाहिए कि हमारी ये चेन खुले और आगे दिक्कत ना हो। खान पीन में, घूमने में, व्यायाम में विशेष ध्यान रखना चाहिए और साथ ही साथ तले भुने पदार्थ जितने कम से कम लें उतना अच्छा। जी, कुछ लोग मोटापे को अच्छी सेहत की निशानी मानते हैं, लेकिन हम सभी जानते हैं कि मोटापे का मतलब है काफ़ी सारी बीमारियों को न्योता देना। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? जो आदमी शरीर में कार्य करने की क्षमता जितनी ज़्यादा होगी वो उतना स्वस्थ कहलाएगा। आप ये देखेंगे जब मोटापा बढ़ता है तो मोटापे के साथ साथ
जिस तरह कोई राजा या प्रधानमंत्री या मंत्री कहीं जाता है तो उसके आसपास जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं अपने आप पहुंच जाते हैं, उनको इनविटेशन की ये कहने की ज़रूरत नहीं होती। इसी प्रकार जब मोटापा बढ़ता है तो कुछ बीमारियां, चाहे वो ब्लड प्रेशर की हो, चाहे वो हार्ट की हो, चाहे वो डायबिटीज़ की हो, शुगर की, अपने आप आने लगती है। काम करने की क्षमता कम होने लगती है। तो मैं इतना ही कहूँगा, आदमी मोटा हो अच्छी बात नहीं है। लोग कबूतर के आंख बंद करने से बंदर नहीं भागता। हम ये सोचें कि हम मोटे हो रहे हैं तो बहुत स्वस्थ हैं, गलत है। इस तरह की बात मिथ्या है। जी, फिलहाल एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो आइए देखते हैं क्या पूछना चाहते हैं। जी हेलो। हेलो। जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपना नाम बताइए। मुकेश कुमार। जी मुकेश जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मुजफ्फरनगर। जी बताइए, क्या पूछना चाहते हैं? हाँ नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। हाँ जी, ऐसा है जी, 53 तो मेरी एज है जी, जी और प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, जी लेकिन अभी 50 ml बचता है बाद में फेस यूरिन। जी तो डॉक्टर ने एक दो ना तो ऑपरेशन को कहा, एक दोनों कह रहे अभी ना कराओ, जी लेकिन रात में 6-7 बार पेशाब करने के लिए जाना पड़ता है जी। और पेशाब बहुत आ गए। मुकेश जी, आपको शुगर या ब्लड प्रेशर तो नहीं है? ब्लड प्रेशर पहले था जी, तो अब मैं दवाई खा रहा था, अब नॉर्मल मतलब ठीक है, 150, 60 और 90। ठीक। तो मुकेश जी, आप एक काम करें, मैं आपको 2 गोली बताता हूं, आप इसका नियमित रूप से सेवन करें। मैं उम्मीद करता हूं आपकी ये समस्या दूर होगी और पेशाब भी ठीक होगा। इस बीमारी में शिलाजीत वटी 2 गोली और वृद्धिवादिका वटी 2 गोली आप दिन में 2 बार सेवन करें, आपको बहुत लाभ मिलेगा। और किसी भी प्रकार की ग्रंथि, मैंने पहले भी कई बार बताया, बढ़ रही हो तो वृद्धिवादिका वटी और कांचनार गुग्गुल, इनका सेवन आप करें, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। शिलाजीत वटी हो सके तो दूध के साथ सेवन करें, आपको बीपी की समस्या इससे नहीं बनेगी। साथ में मिर्च मसाले, लाल मिर्च, गुड़, खटाई, इससे बचें। नमक थोड़ा कम सेवन करें क्योंकि बीपी आपका हाई रहता है। दवाई लेने के बाद नॉर्मल है, ज़्यादा अच्छा होगा कि नमक आप कम से कम लें और घी, तले भुने पदार्थ कम से कम लें। आपकी ये समस्या निश्चित रूप से दूर होगी। और दूसरा मैं आपसे एक बात और कहूँगा, शीतल जल या दूध संग शिलाजीत मासा 1, वैसे तो 1 रत्ती से शुरुआत हम कराते हैं, 1 ग्राम तक आप इसको ले सकते हैं। शीतल जल या दूध संग शिलाजीत मासा 1 अथवा शहद संग मिले लाभ अतिरेक। शिलाजीत यूरिनरी सिस्टम के लिए एक बहुत अच्छी आयुर्वेद की दवा है। दवा क्या है? ये आयुर्वेद का निचोड़ है। जिस प्रकार रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, या दूध, दूध से दही, दही से मक्खन, मक्खन से घी, इसके आगे कुछ नहीं। इसी प्रकार मैं ये कह सकता हूँ कि शिलाजीत आप सेवन करें। शिलाजीत आयुर्वेद का निचोड़ है और यूरिनरी सिस्टम के लिए और जितनी भी हमारी बॉडी के ऑर्गन्स हैं सब में बहुत अच्छा काम करती है। इसको निसंकोच आप सेवन करें, आपको लाभ मिलेगा। लेकिन शिलाजीत के साथ 2-3 चीज़ों का विशेष ध्यान रखना, लाल मिर्च, गुड़, खटाई, तले पदार्थ बिल्कुल सेवन ना करें और ख़ास तौर से चाय, कॉफ़ी और मदिरापान इसको ना करें। फिर शिलाजीत का आप असर देखें, आपको लाभ दिखाई देगा। धन्यवाद वैद्य जी। धन्यवाद मुकेश जी। आशा करते हैं कि वैद्य जी के बताए हुए इन प्रयोगों से आप ज़रूर लाभ उठाएंगे। तो दर्शकों, अगर आपकी भी कोई समस्या है और आप जानना चाहते हैं उसका समाधान, तो आप हमें फ़ोन करिए इन नंबर्स पर जो लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। साथ ही साथ इन नंबर्स पर फ़ोन करके अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। तो वैद्य जी, हम बात कर रहे हैं बढ़ते हुए मोटापे की और ओबेसिटी की, तो क्या होंगे इसके लिए कुछ आदर्श उपचार? मांड चावलों का पिए, नमक मिला पर भात, यानी कि चावलों का मांड प्रातःकाल गरम गरम गुनगुना, उसमें थोड़ा नमक मिलाकर सेवन करें। मांड चावलों का पिए, नमक मिला पर भात, मोटापा कम हो जाएगा, हल्का होगा गात। दूसरा, मैं हर बार कहता हूँ कि एक हम दवाई बनाते हैं मेदनाशक गोधन वटी, जो कि बॉडी के कल्प के लिए बहुत अच्छी है और जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको रेगुलाइज करती है।
और रस रक्त मांस में अस्थि मज्जा शुक्र, इस पूरा चेन पर इसका इफेक्ट है। त्रिफला, काली जीरी, शिवनाक, पुनर्नवा, नागरमोथा, इनका एक्सट्रैक्ट और गौमूत्र, इससे हम बनाते हैं गोधनवटी द्वैगोली, 2 गोली मेदनाशक गोधनवटी। गोधनवटी द्वैगोली त्रिफला क्वाथ हितकार, मेदो रुक में सर्वदा मिलता लाभ अपार। आप त्रिफले के क्वाथ के साथ या गौमूत्र के साथ, गौमूत्र तो इसमें ऑलरेडी है ही, तो आप त्रिफले के क्वाथ के साथ सेवन करें। 2 गोली 2 बार, मेद रुकेगा, निश्चित रूप से रुकेगा, और आपकी आगे की चेन भी पूरी होगी और मोटापा कम निश्चित रूप से होगा। और भी प्रयोग बताता हूँ, लेकिन ये प्रयोग सबसे अच्छा है जो मैंने गोधनवटी का बताया। नवायस लो द्वैरत्ती, 2 रत्ती 250 मिलीग्राम नवायस लो। नवायस लो द्वैरत्ती सम्मिश्रित भ्रगवंत, यानी कि शहद। नवायस लो द्वैरत्ती सम्मिश्रित भ्रगवंत, दोषज्ञों का कथन है मेदो रुक उपशांत। आप शहद के साथ नवायस लो लें, सेवन करें तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। दूसरा, जब गर्म जल ठंडा हो तब के लिए, गर्म जल जब शीत हो सम प्रयुक्त मकरंद, मकरंद यानी कि शहद, गर्म जल जब शीत हो सम्यक प्रयुक्त मकरंद, विप्रलोप होता है त्वरित मेदों में का द्वंद, यानी कि मेद धीरे धीरे घटता है और एकदम तुरंत लाभ दिखाई देता है। दूसरा, कुछ चीज़ें खाने में, टीवी में कुछ चीज़ें बताता हूँ कि जब आप टीवी देखें तब भोजन ना करें। कारण हम टीवी देखने में कई बार इतने मगन हो जाते हैं कि हमें ये ध्यान नहीं रहता है कि हम कितना खा रहे हैं। दूसरा, यदि हमारा भोजन पूरा भी हो जाता है तो हम कोशिश करते हैं आगे का पूरा एपिसोड देखने की, घूमने नहीं जा पाते, जिसके कारण हमारा मेटाबॉलिज्म सिस्टम वीक पड़ता है। इसके लिए मैं ये कहूँगा कि भोजन करते समय टीवी बिल्कुल ना देखें, इसको अलग करें। दूसरा, कुछ लोग पार्टी शादी ब्याह में किसी में जाने से पहले पूरे दिन नहीं खाते, जो कि बहुत गलत है। आप पूरे दिन थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ खाते रहें और हो सके तो शादी ब्याह की पार्टी में कम से कम सेवन करें। अगर हम पूरे दिन भूखे रहेंगे, रात को पार्टी का भोजन करेंगे, तो हमारी पाचन क्रिया मंद होगी। एकदम से घी तला हुआ ज़्यादा खाएंगे तो उस पर पेट पे असर ज़्यादा होगा, वो हमारे शरीर को नहीं लगता, और साथ में मेद बढ़ता है और पेट के अंदर अजीर्ण की स्थिति पैदा होती है। तीसरा, बहुत से लोग खुद को अपने आप भटकने ना दें। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी काम में लगे हुए हैं और हमको पूरी आशा से उस सफलता नहीं मिलती, तो हम ये देखते हैं सिगरेट, शराब, इस तरह की चीज़ों का सेवन बढ़ा लेते हैं। इनसे भी जो है मेद बढ़ता है। तो मैं ये कहूँगा कि ऐसी स्थिति ना आने दें, क्योंकि कुछ चीज़ हमारे हाथ में है, कुछ चीज़ ऊपर वाले के हाथ में है। फल तो भगवान ने देना है, इसलिए इन चीज़ों का सेवन ना करें। दूसरा, कुछ लोग व्यायाम करने में, सुबह घूमने में आलस करते हैं, कल के ऊपर डालते हैं। मैं ये कहूँगा कि इस तरह की हरकत ना करें। नियम निश्चित रूप से बांध लें कि इतनी देर हमें व्यायाम या घूमना है, चाहे कुछ भी हो, करना जरूर है, तो हमारी मेद जो है रुकेगा, मेद की स्थिति नहीं बनेगी, मोटापे की स्थिति नहीं बनेगी। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन अगर आपकी भी कोई समस्या है और आप जानना चाहते हैं उसका समाधान, तो आप हमें फ़ोन करिए इन नंबर्स पर जो लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। साथ ही साथ इन नंबर्स पर फ़ोन करके अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। तो फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।